केमिस्ट्री का उसकी शुरुआत कर ली थी, ठीक है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पे बातचीत कर ली है कि बेसिकली जो भी हमारे सराउंडिंग में जितने भी प्रकार का एक्चुअली मैटर पाया जाता है उस मैटर को सबसे पहले तो हम इस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं कि वो जो मैटर आपके आजू बाजू है वो मैटर आपका मतलब प्योर है कि इम्प्योर है। वैसे तुम्हें ये बात तो पहले पता होनी चाहिए करके कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग मैटर की कौन सी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, राइट। तो मैटर जो है वो हम लोगों का प्योर भी हो सकता है और मैटर हम लोगों का क्या हो सकता है, इम्प्योर भी हो सकता है। तो प्योर और इम्प्योर पे तो वैसे हम लोगों ने कल पूरी बातचीत कर ली, ठीक है। तो अब प्योर के बारे में अगर मैं और बातचीत करूं तो प्योर में हम लोगों ने दो लोगों को क्लासिफाई किया था, ठीक है। सबसे पहले जिसको क्लासिफाई किया था वो चीज़ कौन थी कि हम लोगों ने एलिमेंट को प्योर वाली कैटेगरी में रखा है और साथ ही साथ में जो कंपाउंड होते हैं उन कंपाउंड्स को भी हमने प्योर की कैटेगरी में रखा है। इम्प्योर की कैटेगरी में आने वाला प्राणी कौन है, मिक्सचर, राइट। मैंने कल ये वाला पार्ट बताया है कि एलिमेंट का मतलब क्या है, कंपाउंड्स का मतलब क्या है और मिक्सचर का मतलब क्या है, राइट। ऐसा तो किया नहीं कि डायरेक्टली तुम्हारे ऊपर बस बता दिया है कि ये है सो है, तुम्हें बताया गया है सारा काम। तो अब लेकिन मैं ये बोलूँगी ये है सो है, राइट, क्योंकि अब मैं सेकेंड टाइम वाली चीज़ रिपीट नहीं करूँगी। अगर लेट से किसी को नहीं पता है तो पहले वाला इंट्रोडक्शन वाला वीडियो कैसे वो देख ले ताकि उसको ये पार्ट कैसे क्लियर हो जाए। डन। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो तुम्हारे पास एलिमेंट्स होते हैं, राइट, वो एलिमेंट्स एक्चुअली में आपके बने हुए रहते हैं सेम टाइप के पार्टिकल्स के थ्रू आउट, राइट। कंपाउंड जो होता है वो भी सेम टाइप के पार्टिकल से बना हुआ रहता है थ्रू आउट। तो एलिमेंट्स में वो जो सेम टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिससे वो थ्रू आउट कंपोज हुआ है, उस सेम टाइप के पार्टिकल्स को एक्चुअली क्या कहा जाता है, एटम्स कहा जाता है, बराबर। और जो आपके पास कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स में आप लोगों का जो पार्टिकल है जिससे वो थ्रू आउट द बना हुआ है उसे एक्चुअल में हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं, राइट। लेकिन मिक्सचर में देखो ये चीज़ क्या हो जाती है कि मिक्सचर में आपके पास उस पर्टिकुलर सिस्टम में एक वक्त पे बहुत सारे एटम्स या फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कैसे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाला पार्ट रहता है वहाँ पे। तो अभी जैसे कि यहाँ पे अगर अपन बातचीत करें कि मैटर के बारे में हमने एलिमेंट पढ़ लिया, मैटर का हमने कंपाउंड का मतलब पढ़ लिया, मैटर में हमने मिक्सचर का मतलब पढ़ लिया, तो हमने अभी तक देखो सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, उनका मतलब समझा है। अब हमें एक एक करके टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करना है। तो पहला टॉपिक जो आज हम लोग अपने हाथों में उठाने वाले हैं वो कौन है, एक्चुअल में आपका एलिमेंट, राइट। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एलिमेंट्स। तो जो तुम्हारे पास अगर मैं पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एलिमेंट, तो तुम बोलोगे कि एलिमेंट आपका एक वो प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, जिस प्योर सब्सटेंस के अंदर आप देखोगे कि थ्रू आउट द कंपोजिशन उसका कैसा है, सेम है करके, राइट। थ्रू आउट द उसका कंपोजिशन सेम है करके, और वो कंपोजिशन यानी कि किस चीज़ से बना हुआ है, आपके एटम से बना हुआ है। लेकिन इसके अलावा आपके एलिमेंट की एक खास बात और होती है, ठीक है, वो ये होती है कि अगर मान लेते हैं मेरे पास किसी भी चीज़ का एक एलिमेंट है, लेट से मेरे पास एक ईंट है, दैट इज मेरे पास मान लेते हैं एक ब्रिक है, उस ब्रिक को लाकर, ये लेट से इमेजिन करते हैं हमारे पास एक ब्रिक है, इस ब्रिक को लाकर मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करके मैंने इसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर जो एक टुकड़ा था उसको मैंने और छोटे टुकड़ों में तोड़ा। फिर ऐसे करते 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 हम लोग ब्रिक को बहुत छोटे छोटे सिंपलर पार्ट्स में क्या करते जा रहे हैं, ब्रेक करते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एलिमेंट की ये खास बात है कि एलिमेंट आपका ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे आप उसके बहुत छोटे सिंपलर पार्ट में, ठीक है, स्प्लिट नहीं कर सकते, ठीक है, बाय द किसी भी आप हीट, लाइट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके। आपको ऐसा लगेगा करके कि आपने एलिमेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है, बट उस एलिमेंट के अंदर का जो रहता है, मतलब उस एलिमेंट के अंदर में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं यानी कि उसके अंदर के एटम्स हैं, तो उन एटम्स को नहीं निकाल सकते। वो एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, ये वाली काम तुम नहीं कर सकते। किसकी मदद से,
हीट अप्लाई करो, ठीक है, मतलब हीट अप्लाई करके मतलब उसको गर्म करके भी ये काम नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसको लाइट एनर्जी देकर भी ये वाला काम नहीं किया जा सकता, उसे किसी प्रकार का फोर्स यानी कि मैकेनिकल एनर्जी देकर भी ये वाला काम नहीं किया जा सकता, ना ही उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर ये वाला काम करवा सकते हैं। तो अगर कोई पूछेगा कि एलिमेंट की क्या खास बात है, तो एलिमेंट की एक सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि आप उसको क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट बी स्प्लिट अप, ठीक है, आप उसको क्या नहीं कर सकते, उसे स्प्लिट अप नहीं कर सकते। किस चीज़ में स्प्लिट अप नहीं कर सकते, टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है, आप उसको इतने छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या नहीं कर पाओगे, स्प्लिट नहीं कर पाओगे। अच्छा, स्प्लिट करने का तरीका क्या होना चाहिए, मतलब किस तरीके से स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, तो वो तरीका है कि आप हीट देकर या फिर लाइट देकर या फिर मैकेनिकल एनर्जी देकर या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर, ठीक है, उसको स्प्लिट नहीं किया जा सकता, राइट। तो ऐसे केस में अगर तुम आयरन को तोड़ोगे ना तो तुम्हें उसके अंदर से आयरन ही मिलेगा, आयरन 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 आयरन, उसके और छोटे टुकड़े करोगे तो वो छोटा टुकड़ा भी क्या होगा, आयरन का ही होगा, राइट। मतलब आयरन से छोटी चीज़ उसके अंदर तुम्हें और कोई दूसरी नहीं मिल सकती, राइट, उसके अंदर और छोटी चीज़ तुम्हें नहीं मिल सकती। लेकिन जो वाटर है, ठीक है, मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, कंपाउंड की, क्या हम लोग इस H2O वाटर को और स्प्लिट कर सकते हैं क्या, राइट। अगर तुम वाटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे तो वाटर डिकम्पोज हो जाता है, और वाटर के डिकम्पोज होने के बाद से उसके अंदर से H2 अलग हो जाता है और O2 अलग हो जाता है, राइट। इस तरीके से मतलब आपको हाइड्रोजन मिल जाता है और ऑक्सीजन मिल जाता है। तो देखो, क्योंकि वाटर आपके उन दो कंपोनेंट से मिलके बना था, इसीलिए आपने जब उसको एनर्जी सप्लाई की तो उसके अंदर से वो दो कंपोनेंट्स बाहर निकल के आ गए। लेकिन एलिमेंट के अंदर तो ऐसा कोई डिवीजन होता ही नहीं है, एलिमेंट थ्रू आउट एक ही चीज़ से बना हुआ रहता है, उसके अलावा उसके पास वो कोई दूसरी चीज़ होती ही नहीं है। तो देयरफॉर आप ये कह सकते हो कि एलिमेंट को हम लोग और उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, ठीक है, ये बाय द एप्लीकेशन ऑफ ये सब, इन सब के एप्लीकेशन से। बट इस चीज़ का रीज़न कि आखिर हम लोग उसको स्प्लिट क्यों नहीं कर सकते, क्या उसको स्प्लिट करना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है क्या, ऐसा कुछ है क्या। अरे देखो, स्प्लिट तो उसको किया जाता है ना जिसके अंदर कुछ होता है। लेट्स से मान लेते हैं मेरे पास एक ऐसा बॉक्स है जिस बॉक्स को मुझे बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स, बस क्या होगा, बॉक्स का साइज छोटा होता जा रहा है, बट बॉक्स ही बॉक्स बॉक्स ही बॉक्स बॉक्स ही बॉक्स है, अंदर कोई गिफ्ट ही नहीं है मेरे लिए। तो वैसे ही आपका एलिमेंट है, एलिमेंट का छोटा करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अगर वो आयरन का एलिमेंट है तो आप छोटा करोगे, साइज छोटा हो जाएगा, लेकिन रहेगा आयरन ही। आप उसका कितना भी छोटा टुकड़ा कर लो, लेकिन छोटा टुकड़ा करने से आप एक्चुअली, अच्छा ये मैकेनिकल वाला पार्ट इसमें से हटा देते हैं, ठीक है, कितना भी छोटा टुकड़ा कर देने से आपको आयरन के बजाय कुछ और उसके अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है, आयरन ही मिलेगा। क्यों उसके अंदर मुझे आयरन मिल रहा है, आयरन के बदले कुछ और क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि वो जो है, ठीक है, क्योंकि वो जो चीज़ है वो आपकी मेडअप हुई है सिर्फ और सिर्फ किससे, एक टाइप के एटम से। अगर उसके पास डिफरेंट टाइप के एटम्स होते तो आपको वो एटम्स दिखते, जब उसके पास डिफरेंट टाइप के एटम्स ही नहीं है तो आपको कैसे दिखेंगे, राइट। तो वैसे तो ये सारी बातचीत हम किए थे, बट फिर भी एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा लिया। तो अभी हम लोगों का जो नेचर है, राइट, हमारा जो सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग में टोटल हम लोगों के पास 118 एलिमेंट्स हैं हम लोगों के पास। इसमें से कई एलिमेंट्स आपके मतलब नेचुरली अकर है और कई एलिमेंट्स सिंथेटिकली बनाए गए, यानी कि साइंटिस्ट लोग लैब में बैठ के इनको सिंथेसाइज किए हैं, बनाए हैं। बट ऑल ओवर टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें से आपके मैं ये बताऊं कि 94 एलिमेंट्स जो हैं तुम लोगों के वो कैसे बने, नेचुरली बनाए गए हैं। और उसमें से अब बचा हुआ कितना, 118 में से 94 हमने यूज़ कर लिए, तो बचे हुए जो आपके पास 24 एलिमेंट्स हैं उसे आर्टिफिशियली बनाया गया है, राइट। जैसे तुम लोगों ने लास्ट ईयर 8th स्टैंडर्ड में वो जो चैप्टर पढ़ा था करके, फाइबर्स वाला, पॉलीमर्स वाला, तो उसमें जैसे अपना जो कॉटन है, जो वूल है, जो सिल्क है, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे नेचुरल फाइबर्स है, बराबर। लेकिन उसके अलावा जो पॉलिस्टर्स है,
ठीक है, जो टेरिकॉट है, ये सब क्या है हम लोगों के आर्टिफिशियल है, जो हम लोग कुछ कुछ चेंज करके बना रहे हैं, राइट। तो वैसे ही टोटल 118 एलिमेंट्स में से 94 एलिमेंट्स नेचर में नेचुरली पाए जाते हैं, और उनमें से जो बचे हुए 24 एलिमेंट्स हैं उन्हें आर्टिफिशियली लैब में सिंथेसाइज किया गया है, बराबर है। दुनिया में तुम्हें ऐसा कोई मैटर नहीं मिलेगा जिसके अंदर में एलिमेंट्स ना हो, ठीक है। जैसे आयरन है, तो आयरन के अंदर आयरन के ही पूरे एलिमेंट्स हैं, सॉरी पूरे एटम्स हैं। अब जैसे वाटर है, तो वाटर के अंदर उसके पास दो टाइप के एटम्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो शक्कर हम खाते हैं, ठीक है, शक्कर का फॉर्मूला C12H22O11, ये याद रहना चाहिए थर्ड चैप्टर के लिए। तो इसमें तुम देखोगे तो इसके पास तीन टाइप के एटम्स हैं, इसके पास कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास ऑक्सीजन है। जो तुम सब्जियां भी खाओगे ना, सब्जियों में भी क्या होगा, एटम्स होंगे। जो कपड़े हम पहन रहे हैं उनमें एटम्स हैं, राइट। कोई नॉन लिविंग थिंग जैसे हमारे आजू बाजू है, लेट से कोई वुड है, कोई फर्नीचर है, कोई प्लास्टिक है, घरों में लगा हुआ पेंट है, या स्विच बोर्ड्स हैं, ठीक है, पाइप्स हैं। ईच एंड एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके अंदर एलिमेंट्स या फिर कह सकते हो एटम्स ना हो। बहुत सारे एलिमेंट्स आपको अपने आजू बाजू कॉमनली दिख जाएंगे। जैसे हमारे जो फुग्गा होता है, बलून, बलून के अंदर हीलियम गैस भरी हुई होती है, वो हमारा एक एलिमेंट हो गया। हम जिसे इनहेल करते हैं, ब्रीथ, राइट, वो ऑक्सीजन गैस हो गई। जो हमारे नेचर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है, नाइट्रोजन हो गया। थर्मामीटर के अंदर की मर्क्यूरी हमारा एक एलिमेंट हो गई। सो देयर आर मेनी एलिमेंट्स, स्पेशली कार्बन, हमारी ऑलमोस्ट आधे सारा मैटर कार्बन का बना हुआ है। तो एलिमेंट्स हमारे आजू बाजू बहुत सारे हैं। तो ऐसे में जो ये एलिमेंट्स हमारे पास इतने सारे हैं, इन एलिमेंट्स को एक्चुअल में ना अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सिंबल वाली बातचीत चैप्टर नंबर 3 के लिए करेंगे, इसको अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन एलिमेंट्स को हम लोग अरेंज करते हैं इस तरीके का। देखो, एक पीरियोडिक टेबल होता है, जो तुम लोग अभी 10th स्टैंडर्ड में इस पीरियोडिक टेबल के बारे में बातचीत करोगे। तो यहाँ पे जैसे तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे जितना भी मैंने ब्लू 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 करके मार्क किया है, राइट, ये सारे के सारे जो मैंने ब्लू कलर के मार्किंग आपको दी है, तो ये पूरे 118 एलिमेंट्स में से आपके इतने सारे सोचो मेटल्स हैं। देखो, ब्लू वाले को हम लोगों ने क्या मार्क दिया है कि ये आपके मेटल्स हैं। अब जो यहाँ पे येलो कलर की मार्किंग की गई है, यहाँ पे येलो कलर की मार्किंग का ये मतलब है करके कि आपके आजू बाजू में जो येलो येलो मार्किंग की गई है, उस येलो मार्किंग का मतलब है कि वो सारे के सारे कौन है, आप लोगों के नॉन मेटल्स हैं, राइट। तो अब देखो यहाँ पे तुम लोगों को एक बीच में येलो और ब्लू लाइन के, ठीक है, क्या दिख रहा है, एक वो रेड कलर की सीढ़ियाँ दिख रही हैं, राइट। बी है, फिर नीचे SI है, उसके बाद आर्सेनिक है, राइट। तो इस रेड कलर की लाइन पे जो ये एलिमेंट्स तुम्हें दिख रहे हैं, ये एलिमेंट्स, ठीक है, बी फॉर बोरॉन, ठीक है, इस एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इसे बोरॉन कहते हैं। आपको अब से कुछ कुछ एलिमेंट्स के नाम याद करने पड़ेंगे कि अच्छा इसको ये कहते हैं। फिर देखो यहाँ पे एक और दिख रहा है तुम लोगों को, कौन है वो, सिलिकॉन, ठीक है, तो ये सिलिकॉन। अच्छा, यहाँ पे एक मैं बनाना भूल गई हूँ, यहाँ पे एक और आएगा, ये हो गया आपका जर्मेनियम, ठीक है। जर्मेनियम के बाजू वाला ये आपका AS मतलब आर्सेनिक, ठीक है। आर्सेनिक के नीचे में यहाँ पे SB, ये आपका एंटीमनी। उसके बाद ये TE, ये तुम लोगों का टेलीरियम, ठीक है। तो ये जो आप लोगों को दिए गए हैं, ये आप लोगों के ना तो मेटल्स हैं, ठीक है, ना तो ये तुम लोगों के क्या है, मेटलॉइड्स हैं। सो ये ना ही मेटल है और ना ही ये क्या है तुम लोगों के मेटल, नॉन मेटल्स हैं। ये ना तो मेटल है, ना तो ये नॉन मेटल्स है। ये एक्चुअल में ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो कुछ प्रॉपर्टीज आपको क्या देते हैं, मेटल्स की शो करते हैं, ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों को नॉन मेटल की शो करते हैं। यानी कि ये कह सकते हो मेटल और नॉन मेटल के बीच की ये स्टेट है। ये कुछ कुछ जैसे मेटल के जैसे रहते हैं, दिखते हैं, बट कुछ कुछ प्रॉपर्टीज इनके अंदर नॉन मेटल्स की भी होती है, ठीक है। अब मेटल है तो इन्हें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चाहिए, लेकिन ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हमेशा नहीं करते। लेकिन क्या अगर ये नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल होने की वजह से तो फिर इन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करनी चाहिए, बट कुछ कुछ कंडीशन में करते भी हैं। तो कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ मेटल्स के साथ मैच करती हैं, और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज एक्चुअल में आप लोगों के नॉन मेटल्स के साथ मैच करती हैं।
तो इस तरीके से इस पीरियोडिक टेबल में जो ये आपकी ये जो मैंने शो किया है, ये लोग एक्चुअल में आपके क्या कहलाते हैं, इन लोगों का हमने एक बहुत ही स्पेशल नेम दिया है. दैट स्पेशल नेम इज नोन एज व्हाट, आप लोगों का मेटलॉइड्स. ठीक है, और ये जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक टेबल, जो तुम लोग एक्चुअल में अभी पढ़ोगे कौन से स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में. बट अभी तुम्हें मैंने जस्ट आइडिया दे दिया है कि पीरियोडिक टेबल क्या है. ये आपके आजू बाजू नेचर में जो 118 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ये उन 118 एलिमेंट्स का क्या है, अरेंजमेंट है, जिसमें आपने मेटल्स रखे हैं, जिसमें आपने नॉन मेटल्स रखे हैं, और जिनमें आपने क्या रखा है, मेटलॉइड्स भी इंक्लूड किए हैं. एंड व्हाट आर मेटलॉइड्स? मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स, ठीक है, विच हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है. तो इस हिसाब से तुम्हारे दिमाग में कम से कम एक ये इमेज तो तैयार हो गई होगी कि हम लोगों के पास जो मेटल्स, वो मतलब हमारे पास जो ये आपका रहता है करके, ठीक है, ये जिसकी बात मैं अभी कर रही हूँ, जैसे एलिमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, तो सबसे पहले जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स का भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है. जैसे कल हमने जो पार्ट पढ़ा था, मैंने तुम लोगों का क्लासिफिकेशन इसी स्टेज पे रोक दिया था. याद करो, मैंने बोला था कि इसके आगे की जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इसके आगे की क्लासिफिकेशन हम लोग कब पढ़ेंगे, कल क्लास में पढ़ेंगे, है ना, कि एलिमेंट भी क्लासीफाई होता है, कंपाउंड्स भी क्लासीफाई होंगे, मिक्सचर भी क्लासीफाई होगा, बताया था. तो आज हम लोग एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. तो इस पीरियोडिक टेबल को देखकर ये बात तो समझ में आ गई कि हाँ, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन होती है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में. ठीक है, तो अभी एक बात अच्छे से सीखते हैं. एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन दो तरीके से की जाती है. पहला, उनकी आप क्या देखते हो, उनकी फिजिकल स्टेट देखते हो. फिजिकल स्टेट का मतलब तुम्हें पता है, ठीक है, कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है. और एक आप एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे करते हो कि आपके एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे भी हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से एलिमेंट्स आपके कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं. पहला, एक कहलाता है आपका मेटल, दूसरा आपका कहलाता है नॉन मेटल, और तीसरा जो आपके पास रहता है उसकी प्रॉपर्टीज़ ना तो कम्प्लीटली मेटल के जैसी होती है और ना ही उसकी प्रॉपर्टीज़ कम्प्लीटली नॉन मेटल्स की होती है. उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स, राइट. यानी कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है एज अ मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स करके. लेकिन क्या उन्हें फिजिकल स्टेट के बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं क्या? तो यस, आपके जो एलिमेंट्स हैं, ऐसा नहीं होता है कि एलिमेंट्स सिर्फ सॉलिड होते हैं, या ऐसा भी नहीं होता कि एलिमेंट सिर्फ लिक्विड होते हैं, या ऐसा भी नहीं होता कि एलिमेंट सिर्फ गैस होते हैं. हमारे पास जो 118 एलिमेंट्स हैं, इन 118 एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स आपको सॉलिड स्टेट में दिखेंगे, कुछ एलिमेंट्स तुम लोगों को लिक्विड स्टेट में दिखेंगे, और कुछ एलिमेंट्स तुम लोगों को गैस के फॉर्म में दिखेंगे. तो बेसिकली एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, सम एलिमेंट्स आर सॉलिड, some elements are liquid while some elements are gases at room temperature. बराबर है, कुछ उनमें से क्या है, रूम टेम्परेचर पे. तो पहला क्लासिफिकेशन फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम लोग सीख लेते हैं, राइट. और उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट अपने क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज बढ़ते हैं करके. ठीक है, तो जैसे अब मैं फिजिकल स्टेट के बारे में अगर बात करूँ, तो आपके पास जो सबसे ज़्यादा मतलब एलिमेंट्स जो हैं, उनमें सबसे ज़्यादा आपको सॉलिड स्टेट के दिखेंगे. मतलब 118 एलिमेंट्स में से सॉलिड स्टेट के आपके पास एलिमेंट मैक्सिमम है, ठीक है, और लिक्विड स्टेट के आपके पास मिनिमम है, ठीक है, और गैस वाले आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम की बीच की स्टेट है. तो कौन से वाले एलिमेंट सबसे ज़्यादा फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं, तो आपके पास ये देखा जाएगा कि आपके पास कितने सॉलिड के हैं. तो सॉलिड के आपके पास सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है. सबसे कम तुम्हें किस में मिलेंगे, आपको लिक्विड स्टेट में मिलेंगे, और जो गैसियस स्टेट है उसमें ना तो बहुत ज़्यादा है ना तो बहुत कम है, हाँ, लेकिन वो क्या है आपके ठीक ठीक है. तो देखो, जो आपके पास 118 एलिमेंट्स होते हैं, उन 118 यानी कि 118 एलिमेंट्स में से आपके सिर्फ और सिर्फ
दो ही एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड। ये नोट्स में इंक्लूड कर लेना। और फिर बात आती है गैसेस की, ठीक है। अगर मैं गैसेस की बात करूं तो अभी इसमें आप लोगों के पास जो रहता है, टोटल आपके पास ऐसे 11 एलिमेंट्स रहेंगे टोटल 118 में से, जो तुम्हें कौन सी स्टेट में पाए जाएंगे, गैसियस फॉर्म में पाए जाएंगे। ऐसे टोटल आपके पास 11 है। तो गैसेस और लिक्विड को अगर मैं मिला दूं तो टोटल आपके पास कितने 13 एलिमेंट्स हो गए, राइट। 100 मतलब 118 में से अगर मैं 13 एलिमेंट मतलब माइनस कर दूं तो सॉलिड स्टेट में आपके पास अप्रॉक्सीमेटली कितने एलिमेंट्स होंगे, 105 एलिमेंट्स होंगे। तो तुम अब खुद देख लो कि सॉलिड स्टेट के कितने सारे एलिमेंट्स हमारे पास है, ठीक है। अब इनमें से कुछ एलिमेंट्स देखो ऐसे होते हैं, जो एलिमेंट्स आपको दिखते तो वो लोग सॉलिड स्टेट में हैं, राइट, लेकिन अगर उन लोगों का थोड़ा सा भी टेम्परेचर अपन ज़्यादा कर दें, जैसे अगर अपन उनको अपनी मुट्ठी में बंद कर लें, ठीक है, तो अपनी मुट्ठी में बंद होने की वजह से भी वो पिघल जाएंगे, लिक्विड में आ जाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों को लिक्विड नहीं मानते हैं, ठीक है। गैलियम, सीशियम, फ्रांसेशियम, रुबिडियम, ये उनके नाम हैं। तुम्हें ये नाम फिलहाल याद नहीं करने हैं, बट मैं बस जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं लाइक सीशियम, रुबिडियम, जो आपके एक्चुअल में सॉलिड होते हैं, बट अगर इनको थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिल जाए तो ये लोग किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आप लोगों के लिक्विड फेज में। तो उन्हें लिक्विड में नहीं माना जाता है, उन्हें कंसिडर सॉलिड में ही किया जाता है। तो अभी हम लोगों को देखो सॉलिड में तो कितने सारे हैं, तो सॉलिड के इतने सारे एलिमेंट की फिजिकल स्टेट याद करने से बेटर है कि तुम क्या करोगे, उन लोगों की फिजिकल स्टेट याद कर लोगे ना जो कम अमाउंट में है। तो आप ये याद कर लो कि गैसेस कौन कौन सी हैं, और ये याद कर लो कि लिक्विड कौन कौन से हैं। तो जो बच गए वो डेफिनेटली कौन से होंगे, आप लोगों के सॉलिड होंगे, राइट। तो इस पीरियोडिक टेबल में देखो हम लोग देखते हैं, इस पीरियोडिक टेबल में ध्यान से देखो, इस पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे जो ये छुपा बैठा है, इसको कौन से कलर से देखते हैं, ये एक मिनट, कलर तो यहाँ चलेगा नहीं शायद, ठीक है। यहाँ देखो ये वाला जो पार्ट है आप लोगों का, इस पीरियोडिक टेबल में ध्यान से देखें, आपको Hg एक ढूंढना है कि Hg कहाँ है। ये रहा तुम्हारा Hg। इस Hg का सिंबल अच्छे से याद कर लो। अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर में तो इसकी वैसे बहुत ज़्यादा नीड पड़ेगी सिंबल्स की, तो अभी से याद करने की आदत डाल दो। कैपिटल H स्मॉल g, ठीक है। Hg यानी कि मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कहाँ मिलती है हमें पता है ना, ठीक है। मर्क्यूरी हमें कहाँ मिलती है, थर्मामीटर के अंदर, जिससे हम अपना टेम्परेचर नापते हैं जब बुखार आ जाता है। तो ये जो मर्क्यूरी है ये आपको लिक्विड फॉर्म में मिलती है रूम टेम्परेचर पे, राइट। फिर इसके बाद एक और ढूंढो, ब्रोमीन। ब्रोमीन कहाँ छुप के बैठा है, ये यहाँ बैठा है, देखो Br, ये देखो कैपिटल B स्मॉल r। इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग ब्रोमीन कहते हैं। तो ये आपके वो दो मतलब ये आपके वो दो एलिमेंट्स हैं जो रूम टेम्परेचर में कौन सी फिजिकल स्टेट में पाए जाएंगे, आपको लिक्विड। बस सिंपल है कि टोटल 118 दें, उनमें से आपके दो लिक्विड स्टेट वाले हैं, वन ऑफ देम इज मर्क्यूरी एंड अनदर इज व्हाट, आपका ब्रोमीन। मर्क्यूरी को तो हम जानते हैं वो कहाँ पाई जाती है। तो अब गैसेस वाले कौन कौन से हैं, तो देखो यहाँ पे अपन लोग उस पर डिस्कशन करते हैं। पहले देखो ये ऐसी दिखती है आपकी मर्क्यूरी, ठीक है। अगर तुम मर्क्यूरी को थर्मामीटर से तोड़कर इस तरीके से निकालोगे तो इस तरीके की मर्क्यूरी आपको कुछ दिखेगी, एकदम सिल्वर सिल्वर जैसी चमकेगी। जैसे छोटे छोटे उसके टुकड़े भी हो जाते हैं, टूटने भी लग जाती है वो, लेकिन ऐसा करना मत। मर्क्यूरी एक बहुत ही पॉइजनस आपका एलिमेंट है। अगर अपन उसको कंज्यूम करते हैं या फिर अगर अपनी बॉडी टच में भी आता है, फिर उन्हीं हैंड से अपन खाना खाते हैं या जो भी हो, हमारे लिए हाईली टॉक्सिक है। तो थर्मामीटर के अंदर से मर्क्यूरी तोड़ने वाला काम नहीं करना चाहिए। तो ये जो चीज़ मैंने दी है ये कौन है, आप लोगों का मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी का सिंबल होता है Hg, और ये पाया जाता है कौन से वाला, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो हम लोगों का कौन से स्टेट में है, लिक्विड। नीचे जो ये तुम्हें मैं दिखा रही हूँ ये है आप लोगों का ब्रोमीन। रूम टेम्परेचर में आपका जो ब्रोमीन है यानी कि कौन, Br, ये कौन से फॉर्म में पाया जाता है आप लोगों का, ये पाया जाएगा आपके लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो ये ब्रोमीन है इस तरीके का। अच्छा, तो ये हमने बात कर दी उन दो एलिमेंट्स के बारे में जो आपके कौन थे लोग, लिक्विड स्टेट में थे। लेकिन अगर इसमें अपन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ से नोट डाउन करें तो मर्क्यूरी भले ही लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, बट मर्क्यूरी इज ए मेटल, राइट। मर्क्यूरी कौन है, एक मेटल है।
लेकिन जो आपका ब्रोमीन है, तुम देखो ब्रोमीन कौन है आप लोगों का, नॉन मेटल। ध्यान से देखो इस पीरियोडिक टेबल में मर्क्यूरी कौन सी वाली जगह पे है, ब्लू रीजन में, और ब्लू रीजन वालों को हम लोग क्या कहते हैं, मेटल्स। और ब्रोमीन कौन से रीजन में, येलो जगह पे, और येलो जगह वालों को हमने क्या मार्क किया है, नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास दो टोटल एलिमेंट्स हैं जो आपके लिक्विड स्टेट में है, उनमें से एक मेटल है और उनमें से एक नॉन मेटल है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि ऐसे एलिमेंट्स का नाम बताओ, तो एलिमेंट्स में मेटल भी आता है, एलिमेंट्स में नॉन मेटल भी आता है, तो तुम मर्क्यूरी और ब्रोमीन दोनों का नाम लिख सकते हो जो लिक्विड में पाए जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया जाए कि मेटल बताओ, एक ऐसा मेटल बताओ जो लिक्विड स्टेट में, तो फिर से किसका नाम लेंगे आप वहां पे, आपके मर्क्यूरी का। अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए कि नॉन मेटल बताओ जो लिक्विड स्टेट में, तो फिर किसका नाम लोगे, मर्क्यूरी का। ठीक है, और अगर एलिमेंट वर्ड आया तो फिर दोनों लिख सकते हो, राइट। चलो अब गैसेस के बारे में देखते हैं कि वो कौन सी 11 गैसेस हैं जो तुम लोगों के पीरियोडिक टेबल में, मतलब ऐसे कौन से वो 11 एलिमेंट्स हैं जो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं अमंग दैट 118 वंस। ठीक है, तो देखो ये मैंने अलग से ड्रॉ करके रखा है। यहाँ पे जो आपका ये HE है, इस HE को हम लोग कहते हैं हीलियम। ये हीलियम आपके बलून्स में भरा जाता है। ठीक है, जिन बलून्स को अगर तुम छोड़ दोगे तो ऊपर 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 जाते जाएंगे, फिर नीचे नहीं आते हैं, आपके नॉर्मल बलून्स नहीं। ठीक है, तो उन बलून्स में NE का मतलब है नियॉन। ठीक है, नियॉन की लाइट्स होती हैं, राइट। कुछ जगहों में आप देखोगे, रेस्टोरेंट्स में, क्लब्स में, तो वहाँ पे ऐसे लाइट्स, चमकदार लाइट्स होती हैं, नियॉन की लाइट्स होती हैं। फिर एर्गन, एर्गन को एक्चुअल में जो अंडर वाटर आपके जाते हैं वो समुद्र में, उनके मतलब सिलेंडर में ये एर्गन रहता है थोड़ा बहुत अमाउंट में। क्रिप्टन, फिर एक्सी मतलब जेनॉन, और RN मतलब रेडॉन। धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। F का मतलब होता है फ्लोरीन, Cl का मतलब होता है क्लोरीन। ठीक है, O का मतलब होता है ऑक्सीजन, N का मतलब होता है नाइट्रोजन, और H का मतलब होता है हाइड्रोजन। सो जस्ट काउंट, दे आर 11 इन क्वांटिटी और नॉट। ठीक है, तो ये सारे के सारे देखो अगर काउंट करो तो यहाँ पे हो गए 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पे ये टोटल आपके 11 है। ये ऐसे आपके 11 एलिमेंट्स हैं जो आपके क्या पाए जाते हैं बताओ जरा, दे आर फाउंड इन दी गैसियस फॉर्म इन नेचर। इन 11 लोगों को छोड़कर आपका जितना भी बच गया, ठीक है, इन 11 लोगों को छोड़कर और उन 2 लिक्विड वालों को छोड़कर जितना भी आपके पास बच गया, ये सारा का सारा तुम्हारे नेचर में सॉलिड लिक्विड, हाँ सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। इन 2 लिक्विड और इन 11 गैसेस को अगर मैं छोड़ दूँ तो। ठीक है, अच्छा अब एक एक करके ना अपन ये 11 गैसेस को अपने पीरियोडिक टेबल में ढूंढते हैं। तो ये हीलियम, नियॉन, एर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये किधर है देखो जरा, ये इधर है, ये देखो एकदम लाइन से लगे हुए हैं एक के नीचे एक, हीलियम, नियॉन, एर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, राइट। तो ये येलो रीजन में, येलो रीजन मतलब नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इससे ये बात समझ में आ गई हम लोगों के कि ये जो आपके लाइन से 6 लगे हैं, ये 6 के 6 कौन है हम लोगों के, नॉन मेटल्स। फिर ढूंढो फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को। ठीक है, तो कहाँ है तुम्हारा, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। देखो ये सभी के सभी भी कहाँ है, आपके येलो रीजन में है, राइट। तो अगर ये लोग येलो रीजन में है तो इसका मतलब क्या है करके वहाँ पे कि ये सब के सब भी क्या है तुम लोगों के, आपके नॉन मेटल्स हैं, राइट। तो यहाँ पे ये जो पार्ट आ गया, ये सब, ये पूरे के पूरे, ये भी कौन है हम लोगों के, नॉन मेटल हो गया। हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे गलती से ब्लू वाला कर दिया है, बट एक्चुअल में ना ये येलो है। ठीक है, ये वाला पार्ट ना आपका येलो है। ठीक है, हाइड्रोजन हम लोगों का कौन होता है, ये आप लोगों का नॉन मेटल होता है करके। ठीक है, इसको करेक्शन कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन भी कौन है हम लोगों का, नॉन मेटल है। ठीक है, कि एक्चुअली ना इसकी प्रॉपर्टीज़ ना मेटल और नॉन मेटल के बीच में ना मतलब घूमती रहती है। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ है मेटल की शो करता है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ है नॉन मेटल की शो करता है करके। ठीक है, लेकिन स्लाइटली इसको हम लोग बोलते हैं कि ये नॉन मेटल है। तो अगेन देखो हाइड्रोजन भी आपका क्या है, नॉन मेटल है। तो इससे तुमने क्या चीज़ नोटिस की कि एक भी आपके पास मेटल नहीं है जो तुम लोगों का गैस फॉर्म में हो। सारे के सारे गैशियस वाले लोग कौन होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। मतलब कितना सरप्राइजिंग फैक्ट है कि सारे के सारे जो गैस हैं वो सारे के सारे गैस आप लोगों के कौन है, नॉन मेटल। उनमें से एक भी मेटल या फिर मेटलॉइड नहीं है। और जो लिक्विड है उन लिक्विड में से एक आपका मेटल है और एक आप लोगों का नॉन मेटल है। ठीक है, एक मेटल है और एक क्या है आपका, नॉन मेटल। और फिर जितने भी 105 एलिमेंट्स बच गए वो सारे के सारे कौन है तुम लोगों के, वो है आप लोगों के सॉलिड फॉर्म में।
ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्लासीफाई कर लिया एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज की वेदर दे आर इन लिक्विड स्टेट, वेदर दे आर इन सॉलिड स्टेट और दे आर इन गैसियस स्टेट करके। ठीक है, ये पार्ट क्लियर है। तो अभी जैसे अगर कोई हमसे पूछेगा क्या आप एलिमेंट्स को फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो क्या, तो हमारा उससे सवाल ये होगा करके कि आप बताओ करके कि आपको एलिमेंट्स की कौन सी क्लासिफिकेशन चाहिए। तो अगर उसने कहा कि मुझे उनकी फिजिकल स्टेट के हिसाब से उन्हें क्लासीफाई करना है, तो यस हम उन्हें उनकी फिजिकल स्टेट के हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला, आपके पास सॉलिड वाले एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, आपके पास लिक्विड भी हो सकते हैं और आपके पास गैस भी हो सकते हैं। गैस वालों की अगर कोई पूछेगा कि इनकी क्वांटिटी कितनी है, देन दियर क्वांटिटी आर 11 एंड सारी की सारी आपकी क्या है, नॉन मेटल्स हैं। लिक्विड वालों की कोई क्वांटिटी पूछेगा तो वो कितने हैं, 2, जिनमें से आपके पास एक मेटल है और उनमें से एक आपके पास क्या है, नॉन मेटल। और जो बचे हुए हैं आपके पास 105, वो सबके सब कौन है, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एलिमेंट्स के सेकेंड क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया जा सकता है। तो देखो सेकेंड क्राइटेरिया क्या है, जैसे हमने एक बार उनको उनकी फिजिकल स्टेट के हिसाब से कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम कैसा है, हम एलिमेंट्स को उन लोगों की फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्लासीफाई करेंगे। राइट, किसके हिसाब से, फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से कि एलिमेंट्स कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करता है, कि इस एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी उससे मैच नहीं कर रही, उस एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी उस दूसरे एलिमेंट से मैच नहीं कर रही। तो इस तरीके से हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर भी एलिमेंट्स के टोटल कितने डिवीजन किए हैं, आपके कितने डिवीजन हो गए, देखो टोटल 3 डिवीजन, जिनमें से पहले डिवीजन को हमने नाम क्या दिया है, मेटल्स, दूसरे डिवीजन को हमने नाम क्या दिया है, नॉन मेटल्स, और तीसरा जो डिवीजन है वो आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की सिचुएशन है करके, कि जो कुछ कुछ चीज़ें आपकी मेटल्स के जैसे प्रॉपर्टीज बिहेव करवा रहा है, कुछ कुछ वहाँ पे वो नॉन मेटल्स के जैसे, तो वो एक्चुअल में आप लोगों का क्या कहलाता है, मेटेलॉइड्स कहलाता है। ठीक है, तो अगर मैं फिर से एक बार पीरियोडिक टेबल के पास जाऊं और पीरियोडिक टेबल में अगर देखूं कि सबसे ज़्यादा तुमको वहाँ कौन दिख रहे हैं, मेटल्स दिख रहे हैं कि नॉन मेटल्स दिख रहे हैं कि मेटलॉइड्स दिख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लू वाली जगह दिख रही है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास कौन है, यू हैव मेटल्स, और उसके बाद उससे कम क्वांटिटी में कौन है, नॉन मेटल, और सबसे कम क्वांटिटी में कौन है, मेटलॉइड्स। गिनो कितने मेटलॉइड्स है तुम लोगों के पास। तो जहाँ जहाँ ये मैंने रेड बॉक्स बनाया है, 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और ये 7, सिर्फ 7 मेटलॉइड्स हम लोगों के पास। तो ऐसे केस में जो आपके पास मेटल्स हैं, मेटल्स की क्वांटिटी जो, ठीक है, ये आपके सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी में पाए जाते हैं, मैक्सिमम है। मेटलॉइड्स हैं ये बेचारे सिर्फ और सिर्फ 7 है। ठीक है, और जो आपके नॉन मेटलॉइड्स हैं ये ऑब्वियस, सॉरी नॉन मेटलॉइड्स कह रही हूँ, ये तुम्हारे नॉन मेटल्स हैं, ये आपके ना तो मिनिमम है, ठीक है, और ना ही आप लोगों के मैक्सिमम है, ये मेटल से कम है और आपके नॉन मेटलॉइड से ज़्यादा है। वैसे अगर मैं एग्जैक्ट बातचीत करूँ तो तुम्हारे जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ नॉन मेटल्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, तो उसको हम लोग वैसे तो गिन सकते हैं। ठीक है, तो जनरली वो 22 के आसपास होते हैं। ठीक है, ये लोग जनरली कितने के आसपास होते हैं, 22। तो ऑब्वियस है कि जितने भी बच गए वो ऑब्वियस है तुम्हारे क्या होंगे, किस में आ जाएंगे बताओ जरा, वो आ जाएंगे आपके मेटल से। बट ये रफ है, काउंट करना पड़ेगा, मेरे को कंफर्म नहीं उस डाटा को मैं लेकर, तुम लोग काउंट कर लेना करके। ठीक है, तो ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उन्हें क्लासीफाई किया। बट लेकिन अच्छा, इसको शायद 17 है, ये 17 है इसका डाटा, 22 मत करो, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 17 है। ठीक है, ये 17 होता है, मेटलॉइड्स आपके पास 7 होता है, और उसके बाद मेटल्स आपके पास 84 होते हैं। ये डाटा आपको याद करने की नीड नहीं है, ये तो मुझे बस ऐसी रैंडम याद है। हाँ, बट मेटलॉइड्स की क्वांटिटी कितनी होती है, 7, ये पता होना चाहिए करके। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में तुम लोगों ने ऑलरेडी अपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे एक आपके पास अगर एलिमेंट है तो उस एलिमेंट में मेलिबिलिटी, ठीक है, वो पर्टिकुलर एलिमेंट आपका मेलिएबल होगा कि नहीं होगा, मेलिबिलिटी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। वो पर्टिकुलर आपका डक्टाइल होगा कि नहीं होगा, ठीक है, वो उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। और उसके अलावा क्या वो आपकी हीट को
कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, इस बारे में सोचना, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है क्या अपने अंदर से, ये भी एक तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिर उसके अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, लश्यरनेस। लश्यरनेस का मतलब क्या होता है, शाइन। ठीक है, क्या वो शाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। और कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जानते हैं कि आपका मेटल हार्ड है कि नहीं, मतलब पर्टिकुलर आपका जो एलिमेंट है वो हार्ड है कि सॉफ्ट है। ठीक है, इसके बारे में। फिर उसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ये उसके बारे में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। डेंसिटी उसके बारे में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्या वो आवाज़ क्रिएट करता है क्या, साउंड, प्लीजेंट साउंड। ठीक है, सोनोरस, तो वो सोनोरिटी उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। राइट, तो इस तरीके से ये वो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनके बीच में हम लोग बातचीत करेंगे कि किस तरीके से आपके मेटल्स में, देखो मेटल, मेटलॉइड्स को तो फिलहाल हम नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग सिर्फ नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। मेटलॉइड्स के बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी तुम्हारे लिए काफ़ी है कि वो एक्चुअल में बीच की एक स्टेट है, और कुछ मेटलॉइड्स की संख्या कितनी होती है, आप 2-4 उनके एग्जाम्पल, दैट्स ऑल। वैसे डिटेल में हमें मेटल को पढ़ना है, एंड ऑलरेडी उसमें भी आपका जो मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इसे तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो 8th स्टैंडर्ड में, तो ये एक तरीके से थोड़ा सा रिविजन वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, बट ऑब्वियस है कि सिलेबस में है। तो देखो, मैं ऐसा नहीं कह रही कि मेटल्स के पास ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हैं और नॉन मेटल्स के पास ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नहीं है। ये सारी जितनी भी मैंने यहाँ पे आई तक फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी है, ये सिर्फ तुम्हें बताया है कि किन चीज़ों को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। राइट, तो ये उन फिजिकल प्रॉपर्टीज के क्या हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं। हम लोग मेटल्स के केस में भी ये फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, नॉन मेटल्स के केस में भी डिस्कस करेंगे कंपैरेटिवली, राइट, कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है और उसके रिस्पेक्ट में नॉन मेटल की यही फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी में मूव करते हैं हम लोग, वो है आपकी मैलिबिलिटी। ठीक है, मैलिबिलिटी के बारे में तुम लोग जानते हो, अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जिस एलिमेंट को आप क्या कर पा रहे हो, मार कर, हैमर करके, ठीक है, तोड़ना नहीं है उसको, राइट, बिना तोड़े। मैलिबिलिटी की एक खास बात होती है, देखो मैलिबिलिटी का एक बहुत ही स्पेशल चीज़ ये होती है कि वहाँ पे हम लोग हैमरिंग तो उसे करते हैं, हम उसे हथौड़े से मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन वहाँ पे इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि मारते वक्त उसको, आपको उसके टुकड़े टुकड़े नहीं कर देने। ठीक है, उसको फिर मैलिबिलिटी में काउंट नहीं करेंगे। जो चीज़ मारने पर टूट जाए वो मैलिबिलिटी में काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो मैलिबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी से अगर हम किसी भी एलिमेंट को बीट करें, ठीक है, मतलब इस ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हम एलिमेंट को बीट करें और एलिमेंट के बीट होने के बाद वो एलिमेंट एक्चुअल में आपकी पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो आप लोगों के थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एक्चुअल में हम लोग क्या कहते हैं, मैलिबिलिटी। छोटे स्टैंडर्ड में ये वाला पार्ट हमने सीखा है, राइट। जैसे बाजू में देखो ये एक एग्जाम्पल, इसमें आपका जो गोल्ड है, उस गोल्ड को वो हथौड़े से मार रहा है और बाद में उसने गोल्ड का क्या क्रिएट कर लिया, एक बहुत ही पतली सी शीट क्रिएट कर ली। जो तुम लोगों के लड्डू वगैरह होते हैं, मिठाइयाँ, उन मिठाइयों के ऊपर भी देखना आपको एक सिल्वर कलर की क्या देखने को मिलती है, लेयर देखने को मिलती है। इसका मतलब ये कि उस सिल्वर, जब तुमने अपने सिल्वर के ऑर्नामेंट्स तो देखे ना, वो पायों में जो पायल वगैरह पहनी जाती है कितनी थिक लगती है, लेकिन मिठाई के ऊपर देखो कितनी थिन हो गई है। तो उसको थिन हुई नहीं है, उसको थिन बनाया गया है। तो ऐसी प्रॉपर्टी, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें अगर हम किसी भी एलिमेंट को बीट करें और अगर वो बीट करने के बाद अगर वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, अगर वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए बिना टूटे, तो उसे हम कहते हैं मैलिबिलिटी। अब क्या ये मैलिबिलिटी मेटल्स शो करते हैं क्या, द क्वेश्चन अराइजेस हियर। तो हाँ, हमारे पास हमारे सराउंडिंग में जितने भी मेटल्स हैं, ये मेटल्स इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। जैसे बाजू में जो मैंने एक इमेज दी है, उसमें देखो ये प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, गोल्ड को बीट कर रहा है। बल्कि जो वहाँ पे जीके फैक्ट लिखा है वो तो तुम्हें पता भी होना चाहिए करके, ठीक है, कि गोल्ड आपका एक्चुअल में सबसे ज़्यादा मैलिएबल मेटल है। मतलब अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लोगे तो उस 1 ग्राम गोल्ड को आप सबसे ज़्यादा पतला कर सकते हो, बल्कि 1 ग्राम से भी कम ही लो
बहुत पतला कर सकते हो। आप किसी दूसरी चीज़ को उतना पतला करने जाओगे ना तो वो टूट जाएगी। फिर दूसरा हमारी मिठाइयों के ऊपर जो आता है सिल्वर, वो भी ये इंडिकेट करता है करके कि यस मेटल्स आर मेलिएबल। ठीक है, हमारे पास कॉपर की क्या होती है, थाली कई लोगों के घर में होते हैं तांबे के बर्तन, ठीक है, कॉपर। तो कॉपर भी एक्चुअल में आपका मेलिएबल है, उसको भी हम बीट कर करके क्या कर सकते हैं, आपके पास बना सकते हैं करके, शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। खाने को पैक करने के लिए, ठीक है, या फिर दवाइयों को पैक करने के लिए, चॉकलेट्स को पैक करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल आती हैं, तो एल्यूमिनियम भी एक मेटल है, राइट, जो आपके तो इससे ये समझ में आता है कि यस मेटल्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेलिबिलिटी। मतलब मेलिबिलिटी ये किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है तुम लोगों के किसका, मेटल्स का। बराबर कह रही हूं मैं। लेकिन क्या तुमने कभी किसी ऐसे नॉन मेटल को देखा है जो इस मेलिबिलिटी वाली प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? क्या नॉन मेटल्स को भी हम लोग बीट कर करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो देखो नहीं है। एक्चुअल में आप जैसे ही नॉन मेटल को ना हैमर करोगे, नॉन मेटल ब्रेक हो जाएगा। उसका बहुत ही सिंपल सा मैं एग्जांपल तुम्हें देती हूँ। कोयला, कोयला मतलब कार्बन, या फिर तुम लोगों के पास अगर पेंसिल है तो पेंसिल के अंदर की लीड, राइट। तो जब तुम देखना कि कई बार जब तुम वो लीड पेंसिल के अंदर लीड डालने की कोशिश करते हो तो तुम्हारी लीड क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। बराबर, यानी कि थोड़ा सा प्रेशर क्या अप्लाई हुआ, लीड तो टूट गई। कोयले को जरा तुम एक हथौड़ा मार के देखो, कोयला चूरा चूरा हो जाएगा पूरा। तो इसका ये मतलब है कि आपके जो नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल को जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं उन्हें शीट में कन्वर्ट करने के लिए, तो नॉन मेटल शीट में कन्वर्ट नहीं होते। तो ये जो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की मैं बातचीत कर रही थी, ये ए नंबर की प्रॉपर्टी, ये ए नंबर की यानी कि मेलिबिलिटी वाली प्रॉपर्टी किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेटल्स का, राइट। मेटल्स मेलिएबल होते हैं, लेकिन आपके जो नॉन मेटल्स हैं ये नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं होते हैं करके, ठीक है। ये लोग मेलिएबल नहीं है। मेटल्स में हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल है, बताओ क्या क्या एग्जाम्पल है। हम लोगों के पास एल्यूमिनियम फॉइल, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोगों के पास क्या है, मिठाइयों के ऊपर की सिल्वर कोटिंग, ऊपर तुम्हें गोल्ड का तो दिख ही रहा है, कॉपर की भी शीट्स आती हैं, आयरन की भी शीट्स आती हैं। तो ये सब इंडिकेट करता है करके कि मेटल आर मेलिएबल करके। और सबसे मेलिएबल कौन है आप लोगों का, ये यहाँ पे गोल्ड। देखो मेलिएबिलिटी मैं इसको कह रही हूँ, इस चीज़ को मेलिएबिलिटी कहते हैं। इस फिगर को ध्यान से देखो, जब हम लोग यहाँ से इस शीट को डाल रहे हैं तो इस शीट की थिकनेस देखना, ठीक है, कि ये वाली शीट आपकी कितनी मोटी है, ठीक है। उस शीट की थिकनेस देखो, ये देखो कितनी मोटी है। फिर जब उसको दबाया जा रहा है तो दबने के बाद जब वो यहाँ से बाहर निकल रही है तो उसकी थिकनेस देखो कितनी कम हो गई है, पतली हो गई है। इस पॉइंट पे देखो, लेफ्ट साइड देखो, राइट साइड देखो। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग, मतलब इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कहते हैं, मेलिबिलिटी। कि प्रेशर अप्लाई करने से, हमर करने से वो चीज किस में कन्वर्ट हो जानी चाहिए थी, थिन शीट में, जो कि किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल्स की, ना कि नॉन मेटल्स की। तो पहला डिफरेंस समझ में आ गया मेटल और नॉन मेटल का। बाद में हम लोग इसी चीज को क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश में कन्वर्ट करेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स के, ठीक है, कि मेटल्स कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल्स कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो मेटल्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेलिबिलिटी बट नॉन मेटल्स डोंट शो इट। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट नंबर देखो किसका है, नेक्स्ट नंबर है जो आपकी प्रॉपर्टी का, वो है डक्टिलिटी। अब पहले तो डक्टिलिटी का मतलब समझते हैं। हमारे घरों में जो वायरिंग होती है, उस वायरिंग में हमें तारे दिखती हैं, राइट। वो जो तारे आपके पास हैं, देखो कितनी बारीक 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 होती हैं एकदम, राइट, कितनी बारीक हैं। तो ऐसे केस में कॉपर की हम शीट बना सकते हैं। ये इस चीज को देखो, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, लेकिन कॉपर की तो वायर भी होती है। तो इसका मतलब आपके घरों में जो तार है, कॉपर की वायर है, एल्यूमिनियम की वायर होती है ना। और जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं उसमें भी देखो बारीक बारीक गोल्ड की डिजाइन होती है, ठीक है, बारीक बारीक सिल्वर की डिजाइनिंग होती है। यानी कि उन्हें आप एकदम पतला पतला बारीक बारीक तारों के फॉर्म में क्या कर सकते हो, वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या करो, स्ट्रेच करो। स्ट्रेच का मतलब आप उसे क्या कर रहे हो, खींच रहे हो। और अगर स्ट्रेच करने पर वो कन्वर्ट हो जाता है आपके थिन वायर्स में, जैसे कि इस एग्जांपल में तुम्हें दिख रहा है, तो हम कहेंगे कि दैट पर्टिकुलर, ठीक है, दैट पर्टिकुलर चीज इज डक्टाइल।
अब क्या तुम लोगों के मेटल्स डक्टाइल होते हैं क्या? तो यस, हमारे मेटल्स डक्टाइल होते हैं। घरों में कॉपर की वायर है, एल्यूमिनियम की वायर है, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स में बारीक बारीक गोल्ड की डिजाइन होती है, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हैं, राइट? तो ऐसे में यस, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, राइट? डक्टिलिटी किसकी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है? आपके मेटल्स की। इवन तुम्हें ये एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहाँ से एक जीके जनरल नॉलेज का फैक्ट मैं बताती हूँ कि आप लोगों का जो गोल्ड है, जैसे गोल्ड को सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल का ताज मिला हुआ है ना, कि सबसे ज्यादा मेलिएबल कौन? गोल्ड। तो वैसे ही गोल्ड आपका सबसे ज्यादा डक्टाइल भी है, ठीक है? सबसे ज्यादा डक्टाइल है, यानी कि आप उसको अगर आपके पास मान लेते हैं क्या कहूँ अब मैं इसको, अगर आपके पास 0.1 ग्राम का अगर एक गोल्ड होगा, ठीक है, और उस ग्राम के टुकड़े को आप खींचोगे, देखो ये ऐसे स्ट्रेच करोगे, ठीक है, ये ऐसे स्ट्रेच करोगे, तो स्ट्रेच करने पे आप वहां से 200 मीटर लॉन्ग क्या कर सकते हो? गोल्ड की वायर बना सकते हो। ये इतना ज़्यादा डक्टाइल है, ठीक है? ये देखो, ये ऐसे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे आपकी क्या थी, ये दोनों ऐसे रखे हुए थे, बाद में अपन ने उनको खींचा, तो एक लिमिट होती है सबकी खींचने की, उसके बाद वो लोग क्या हो जाते हैं? वहां से टूट जाते हैं, ठीक है? तो बिना तोड़े आप उसे कितना लंबा खींच सकते हो या कितनी पतली वायर में आप कन्वर्ट कर सकते हो, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी है, क्या वो आपको मेटल्स में देखने को मिलती है? तो यस, ये प्रॉपर्टी हम लोगों को मेटल्स में देखने को मिलती है। बट क्या यही प्रॉपर्टी तुम लोगों को नॉन मेटल्स में देखने को मिलती है क्या? तो ऑब्वियसली नहीं, नॉन मेटल्स में हमें ये प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलती। तुम ट्राई करने ला, तुम लोगों के पास जो लीड की पेंसिल होती है, अगर तुम उस लीड की पेंसिल को ऐसे स्ट्रेच करोगे, तो लीड की पेंसिल को जब से स्ट्रेच करोगे ना, तो तुम्हारे कुछ थोड़े से प्रेशर लगाने पे टूट जाएगी बीच में से, थोड़ी सी क्या, बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं होने वाली है। तो नॉन मेटल्स, ठीक है, लीड की पेंसिल नहीं, उसके अंदर का लीड, ठीक है, तो नॉन मेटल्स आपके डक्टाइल नहीं होते हैं, बराबर? ये हो गई हम लोगों की सेकेंड प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी मेलिबिलिटी, वो भी मेटल्स के हक में गई। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी डक्टिलिटी, वो भी किसके हक में गई है? मेटल्स के हक में गई है। अब हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बातचीत करते हैं। अब वो तीसरी प्रॉपर्टी देखो क्या है, ये क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये ऑलमोस्ट ये वाली चीज़ हो सकता है अभी भी किसी के स्कूल्स में हो, मेरे स्कूल में तो थी, ठीक है, ऐसे टन से घंटा बजता था, आवाज़ आती थी। अदरवाइज कई घरों में, मंदिर वगैरह में आपको घंटियाँ देखने को मिलती हैं, घंटे देखने को मिलते हैं, टन 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 ये आवाज़ देते रहते हैं, राइट? तो ऐसे केस में तुम ये देखोगे कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, जिसमें से साउंड क्रिएट होता है, राइट, जिसके अंदर से क्या क्रिएट होता है? साउंड क्रिएट होता है। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं सोनोरस, बराबर? इसे हम लोग क्या कहते हैं? सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है साउंड क्रिएट करना। अब जब भी, अभी ऐसा साउंड नहीं जैसे कि तुम्हारे टीचर क्लास में नहीं हो तो बेंच पीटने लगोगे, वो वाला साउंड नहीं, वो नॉइस नहीं, साउंड रिंगिंग साउंड, अच्छा सा प्लीजिंग साउंड, ठीक है? तो अगर कभी आप किसी एक एलिमेंट को अगर हिट करो, और एलिमेंट को हिट करने के बाद अगर उसके अंदर से आपको रिंगिंग साउंड अगर सुनाई आ रहा है, तो रिंगिंग साउंड सुनाई आने का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर आपका जो एलिमेंट है वो क्या है? आप लोगों का सोनोरस है करके, ठीक है? वो पर्टिकुलर एलिमेंट आप लोगों का क्या है? सोनोरस है। ये वाली प्रॉपर्टी तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगी? जैसे मुझे एक हिंदी में वर्ड पता है, जब भजन कीर्तन होते हैं तो ऐसे देखना, आपके पास दो ऐसे कॉपर के या तांबे के, पता नहीं काय के, तो प्लेट्स होते हैं जिनको अपन ऐसे 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 क्या करते हैं? हिट करते हैं, जैसे हिंदी में मंजीरा कहते हैं, राइट? हिंदी में मंजीरा कहते हैं। तो ये तुम ये देखो, मंजीरा, उसके अंदर से साउंड आता है। ये घंटी, बेल, इसके अंदर से साउंड आता है। उसके अलावा गिटार, सितार, वायलिन, इनके अंदर से साउंड आता है। बट कभी भी ऐसा कोई भी साउंड तुम्हें आपके नॉन मेटल्स में देखने को मिलता है क्या? नहीं। तो नॉन मेटल्स को जब भी आप स्ट्राइक करोगे, ठीक है, उनके अंदर से कभी भी आपको रिंगिंग साउंड नहीं दिखने को मिलेगा। उस चीज़ को नॉइस कहते हैं, ठीक है? आप बेंच पीट रहे हो, डब्बा पीट रहे हो, बॉक्स पीट रहे हो, उसे साउंड नहीं कहते, सॉरी, इसको नॉइस कहते हैं। तो एक रिंगिंग साउंड यहाँ पे क्रिएट आपके मेटल्स में होता है, जो कि रिंगिंग साउंड नॉन मेटल्स में नहीं होता। तो अगेन सोनोरिटी ये किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल्स की, और नॉन मेटल्स की ये प्रॉपर्टी नहीं है।
3 प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं, 4th नंबर। चौथी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं ब्रिटलनेस, राइट। चौथी प्रॉपर्टी आप लोगों की क्या है? ब्रिटलनेस। अब ब्रिटलनेस का पहले तो मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। ब्रिटलनेस का मतलब ब्रिटल का मतलब होता है टू ब्रेक, जो टूट जाए आसानी से। देखो टूटती हर चीज़ है, लोहा भी टूटता है, लकड़ी भी टूटती है, कोयला भी टूटता है, कॉपर भी टूटता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका लोहा टूटता ही नहीं है, चूचे हर चीज़ टूटती है, बट कौन सी चीज़ बहुत आसानी से टूट जाती है, ठीक है, जो बहुत आसानी से टूट जाती है, थोड़ा सा तुम प्रेशर अप्लाई करो पटाख से टूट जाएगी। तो कौन होता है ऐसा? मेटल जल्दी टूटते हैं कि नॉन मेटल्स जल्दी टूटते हैं आप लोगों के? तो ऑब्वियस है इसमें सभी का जवाब यही होगा कि हमारे मेटल्स जल्दी नहीं टूटते, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करने पे क्या हो जाते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं, राइट। तो ऐसे केस में ये जो ब्रिटलनेस वाली प्रॉपर्टी है ये मेटल की नहीं है, ठीक है, क्योंकि ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ब्रेक होना। तो ये प्रॉपर्टी मेटल की नहीं है, ये प्रॉपर्टी आपकी किसकी है? नॉन मेटल की। चलो नॉन मेटल को कुछ तो मिला, क्योंकि मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस, ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी थी? मेटल्स की। नॉन मेटल के पास तो कुछ था ही नहीं, तो अभी नॉन मेटल के पास कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? ब्रिटल। चलो नेक्स्ट में आते हैं, 5th प्रॉपर्टी। 5th प्रॉपर्टी का नाम है लश्चर्स, ठीक है। अब यहाँ पे इस वर्ड का मतलब होता है शाइन। शाइन का मतलब चमक, ठीक है, पॉलिश। तो तुम ये देखो, जो आपका गोल्ड होता है, जो सिल्वर होता है, जो कॉपर होता है, जो आपका प्लैटिनम होता है, राइट, ये जो गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम के ऑर्नामेंट्स हम पहनते हैं, इन ऑर्नामेंट्स को हम क्यों पहनते हैं? क्यों हमें गोल्ड सिल्वर और प्लैटिनम के ऑर्नामेंट्स पहनना अच्छा लगता है? क्योंकि ये वो आपके मतलब एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर नेचुरली शाइन है, ये नेचुरली चमकदार है, राइट, ये नेचुरली चमकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि इनके अंदर ये नेचुरल चमक है, देयरफॉर आप यहाँ पे गोल्ड को, ठीक है, सिल्वर को या फिर प्लैटिनम को हम लोग किस काम के लिए यूज़ करते हैं? आपके ऑर्नामेंट्स पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो इससे ये बात तो समझ में आती है कि हाँ, आपका जो मेटल है वो मेटल आपका क्या होता है? बोलो, शाइनी होता है, ठीक है। और कोई भी चीज़ जो अपने मतलब जो शाइनी होती है, वो शाइनी चीज़ें अपने अंदर से क्या करती हैं? लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 8th स्टैंडर्ड में था, ठीक है। तो ये अपने अंदर से क्या करती हैं? लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। जब इनके ऊपर लाइट ऐसे इंसिडेंट होगी तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देंगी अपनी सरफेस से। अब इनमें से जो सबसे बेस्ट होता है सिल्वर, एक्चुअल में आपका बेस्ट रिफ्लेक्टर माना जाता है। इस जीके फैक्ट को याद रखना है, ठीक है, कि चमक का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि उन चीज़ों को हम लोग ऑर्नामेंट्स में यूज़ करेंगे। चमक का मतलब ये भी होता है कि उन चीज़ों को हम लोग फिर आपका एज अ रिफ्लेक्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एज अ रिफ्लेक्टर हम लोग किसको यूज़ करते हैं? सिल्वर को यूज़ करते हैं, बेस्ट है ये। लेकिन क्या यही चमक, ठीक है, यही आपको अच्छा शाइन आपको क्या नॉन मेटल्स के केस से मिलता है क्या? नहीं। नॉन मेटल्स की जो अपीयरेंस होती है, ये जो भी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, ये किसके बताए हैं? मेटल्स के। जो तुम लोगों के नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स का जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है? डल, राइट, इनमें चमक नहीं होती, ठीक है। अगर तुम्हें इनमें चमक लानी है, जैसे अगर तुम अभी देख रहे हो कि तुम्हारे घर में एक लकड़ी है, बहुत अच्छा चमक रही है, तो याद करो कारपेंटर उसके ऊपर वुड पॉलिश करता है, राइट। अगर तुम्हारे घर में प्लास्टिक है, तुम्हें कलरफुल दिख रहा है, तो कलर डाला जाता है, नेचुरली उन लोगों के पास नहीं होता। लेकिन अगेन यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, और बहुत बड़ा एक्सेप्शन ये है कि मतलब नॉन मेटल्स की दुनिया में जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं, सारे नॉन मेटल्स आपके डल होते हैं, सिवाय एक को छोड़कर, और उस एक का नाम आपको पता होना चाहिए, दैट इज आयोडीन। आयोडीन एक्चुअल में आप लोगों का हल्का सा मरून कलर का, ठीक है, या फिर डार्क रेड कलर का आपको देखने को मिलता है। ये आपका इकलौता नॉन मेटल है जिसके अंदर चमक, शाइन या फिर लश्चरनेस है। बाकी एक भी ऐसा नॉन मेटल नहीं है करके जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी तुम्हें देखने को मिलेगी। तो अभी जैसे हम लोग 5th प्रॉपर्टी में मूव किए, दैट इज दी आपकी लश्चरनेस। तो ये 5th प्रॉपर्टी क्या मेटल का कैरेक्टरिस्टिक है? क्या मेटल में तुम लोगों को ये प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी? एक मिनट, शायद मेरी
2 मिनट। चल नहीं रही है एक्चुअल में। हाँ ठीक है। तो जो तुम लोगों के मेटल्स हैं, क्या मेटल्स में ये प्रॉपर्टी है? यस है। क्या ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में है? तो नहीं, ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में नहीं है, सिवाय किसके? आयोडीन के। तो ये हम लोगों की 5th प्रॉपर्टी फिनिश कर ली। अब आ जाते हैं 6th प्रॉपर्टी में। 6th प्रॉपर्टी में अगर हम बातचीत करें तो बातचीत देखो कुछ इस तरीके से है, वो एक वर्ड में बताऊंगी और इस एक वर्ड से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तुम्हारी सॉल्व हो जाएंगी। जो आपके मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मैंने सॉलिड लिक्विड का बताया था कि उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है, तो मेटल्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स एक्चुअल में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्लोज होने की वजह से जो आपके मेटल्स होते हैं, मेटल्स कैसे आपको अपीयर होते हैं? हार्ड, कड़क। ठीक है, ठीक है। आपके मेटल्स आपको कैसे अपीयर होते हैं? कड़क। आप इन्हें चाकू की मदद से काट नहीं सकते। ठीक है, आप इन मेटल्स को चाकू की मदद से नहीं काट सकते। हार्ड का मतलब क्या रहेगा कि आप इन्हें कैनॉट बी कट। ठीक है, इन्हें आप क्या नहीं कर सकते? कट नहीं कर सकते विथ ए नाइफ। ये बात आपको याद रखनी है। अभी लेकिन जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, राइट, जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, ये नॉन मेटल्स बहुत ही आसानी से, चाकू छोड़ो, हाथ से टूट जाते हैं। जैसे कि वही आपका कोयला, कितने आसानी से तुम रखोगे टूट जाएगा। तो नॉन मेटल्स आपके हार्ड होने के बजाय ये लोग क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। लेकिन दोनों में एक एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि मेटल्स की दुनिया में जो आपका सोडियम होता है, सोडियम का सिंबल होता है Na। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे है आपकी मेटल्स की दुनिया में पोटेशियम। ठीक है, POTASSIUM, पोटेशियम, इसका सिंबल है K। ये लोग सॉफ्ट हैं। सोचो, मेटल्स होने के बाद ये सॉफ्ट है और इन्हें आप आसानी से चाकू से काट सकते हो, इवन चम्मच से भी काट सकते हो, ये इतने सॉफ्ट होते हैं। और वैसे ही जैसे कि नॉन मेटल्स को मैंने कहा है सॉफ्ट होते हैं, तो नॉन मेटल्स आपके इकलौता ऐसा नॉन मेटल जो सॉफ्ट नहीं होता है, वो नॉन मेटल है आप लोगों का डायमंड। डायमंड अपने अर्थ प्लैनेट में पाए जाने वाले क्या कहते हैं, वन ऑफ दी हार्डेस्ट सब्सटेंस में से एक है करके। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है करके, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। बल्कि मैं तो यही कहूँगी कि ये चीज़ कैसी आपकी हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। हो सकता है इससे भी कोई और न ज़्यादा हार्ड हो, बट मैनमेड तरीका नहीं, नेचुरली आप लोगों का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो तुम क्या देख रहे हो अब कि कुछ प्रॉपर्टीज में मेटल है तो सही, यानी कि आपके पास अगर 84 मेटल्स हैं तो 84 मेटल्स में से 82 मेटल्स तुम्हारे हार्ड रहेंगे, बाकी के 2 मेटल्स आपके कैसे रहेंगे? सॉफ्ट रहेंगे करके। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुई है फिजिकल प्रॉपर्टीज, अभी और हैं। ठीक है, तब आ जाओ 7 नंबर की फिजिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं। 7 नंबर की फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। अभी जैसे मैंने तुम्हें प्रीवियस चैप्टर में ही बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट का मतलब बताया है। ठीक है, तो तुम खुद सोचो, जस्ट इमेजिन कि जो चीज़ बहुत हार्ड होगी, ठीक है, अब उस हार्ड चीज़ में जो उसके पार्टिकल्स होंगे अंदर से, उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत टाइटली जुड़े हुए होंगे। और जिस चीज़ के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टाइटली जुड़े हुए रहते हैं, उसको जब आपको तोड़ना होता है तो तोड़ते वक्त आपको बहुत ज़्यादा क्या लगती है? एनर्जी देनी पड़ती है। और जब तुम्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके वो जो पार्टिकल्स हैं उन लोगों को मेल्ट होने के लिए या उन्हें बॉईल होने के लिए बहुत ज़्यादा क्या लगने वाला है? टेम्परेचर लगने वाला है। तो ऐसे में जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं, सभी मेटल्स का ऑलमोस्ट क्या आपको देखने को मिलेगा? हाई बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलेगा, या फिर आपको उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा देखने को मिलेगा? हाई। ठीक है, हाई बॉइलिंग पॉइंट और हाई मेल्टिंग पॉइंट उनका कैरेक्टरिस्टिक है। किसका? मेटल्स का, क्योंकि वो लोग हार्ड है और हार्ड चीज़ों को पिघलाने में टाइम लगेगा। लेकिन जो तुम लोगों के नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स तो सॉफ्ट हैं, तो सॉफ्ट नॉन मेटल्स का, ये आपका नॉन मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट आप लोगों का कैसा होता है? लो होता है। इन्हें आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू मेटल्स। क्या करने के लिए? आप पिघलाने के लिए। ठीक है, फटाफट ये लोग चले जाएंगे।
लेकिन मेटल्स में भी ना कुछ गद्दार किस्म के मेटल्स हैं, जैसे कि पहले तो सोडियम और पोटेशियम, ये लोग सॉफ्ट होते हैं। तो सॉफ्ट होने की वजह से ये जो मैं ग्रीन कलर से लिख रही हूँ ना, मैं एग्जाम्पल्स नहीं लिख रही हूँ, मैं एक्सेप्शंस लिख रही हूँ। एक्सेप्शंस मतलब जो उस तरीके का बिहेवियर शो नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे गद्दार लोगों में पहला नाम तो आ गया आपके सोडियम का, सॉफ्ट है इसीलिए जल्दी पिघल जाता है। दूसरा नाम आ गया किसके, आपके पोटेशियम का, ठीक है, ये भी जल्दी पिघल जाता है। और इवन अभी मैंने जब ऊपर क्लासिफिकेशन में सिखा रही थी, तो उस क्लासिफिकेशन में मैंने आपको क्या कहा था कि कुछ मेटल्स आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिन्हें अगर आप सिर्फ हाथ में रख लो ना, तो हाथ में रखने की वजह से भी वो पिघल जाते हैं। तो उनमें से कुछ लोगों के नाम में मैं एक नाम आपको दे देती हूँ, सीशियम। ऐसे और भी होते हैं, सीशियम होता है, एक होता है आपका गैलियम, हाथ में रखने से पिघल जाता है, ठीक है। बट ये दो नाम याद रख लोगे तो काफ़ी है। तो ये वो मेटल्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए था, तो इन लोगों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं है। अगर तुम सीशियम को और गैलियम को अगर अपने हाथ की मुट्ठी में रख लोगे ना, तो तुम्हारे हाथों में पिघलना शुरू हो जाएंगे तुम्हारी बॉडी के टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। तुम्हारे बॉडी का जो टेम्परेचर होगा उसकी वजह से ही ये पिघलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि इन लोगों का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हाई नहीं है। क्या ऐसा कोई गद्दार प्राणी आपके नॉन मेटल्स में भी है क्या? तो हाँ, नॉन मेटल्स में भी है ऐसा एक गद्दार पॉइंट। वो मतलब कौन है वो गद्दार इंसान जो इस तरीके की आपको हरकत देता है? तो ऑब्वियस है डायमंड, राइट। डायमंड क्या करता है, बहुत स्ट्रांग होता है, तो स्ट्रांग होने की वजह से उसको मेल्ट करने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे उसका एक्सेप्शन कौन आ जाता है, हम लोगों का डायमंड आ जाता है करके, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। तो इस तरीके से 7th प्रॉपर्टी हमने फिनिश की। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, 8th वाली प्रॉपर्टी क्या है कि एक ऑब्जर्वेशन है कि जितने भी हमारे मेटल्स हैं, देखो ये ऑब्जर्वेशन अभी अभी तुमने भी की है, ये जितने भी मेटल्स हैं आपके सारे के सारे नॉन मेटल्स आपके गैस फॉर्म में होते हैं। एक भी ऐसा मेटल नहीं है जो गैस के फॉर्म में। अब आपके लिक्विड फॉर्म में इकलौता एक मेटल है, तो बचे हुए 105 मेटल्स कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में। यस, कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में। तो यानी कि आपने मेटल्स के बारे में ये चीज़ देखी कि मेटल्स जनरली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं सिवाय एक को छोड़कर, और वो एक कौन है आप लोगों का, बताओ? वो है हम लोगों का मर्क्यूरी। मर्क्यूरी आपका इकलौता ओनली ऐसा नॉन मेटल है जो कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर में। अब नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं। तो नॉन मेटल्स का देखो कैसा है, नॉन मेटल्स आपको सॉलिड फॉर्म में भी मिल सकते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिल सकते हैं, और नॉन मेटल्स आपको गैस फॉर्म में भी मिल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ऊपर एक करेक्शन कराना था, रुको 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 रुको, मैं अच्छा अभी ध्यान में आ गया। यहाँ देखो, ये जो मैंने ये कहा है कि आपके पास गैस के 11 नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। मतलब गैस में 11 है और सारे के सारे नॉन मेटल्स है। तो 105 एक्चुअल में आपके सारे के सारे सॉलिड नहीं होंगे, उनमें से कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये 105 इसे करेक्ट कर लेना, ठीक है। 105 नहीं होंगे आपके पास, बट हाँ सबसे ज़्यादा उसी के होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मेटल्स की क्वांटिटी भी ज़्यादा है। तो नॉन मेटल्स ना सॉलिड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, लिक्विड में भी पाए जाते हैं और गैस में। लिक्विड में पाया जाने वाला नॉन मेटल कौन सा है, तुम लोगों का ब्रोमीन, ऊपर इमेज दिखाई थी। गैस में पाए जाने वाले कितने नॉन मेटल्स हैं हमारे पास, 11, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं। सॉलिड स्टेट में कौन पाया जाता है, कार्बन, ठीक है। कौन पाया जाता है आपका, सल्फर, ठीक है। दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स, राइट, कि सॉलिड स्टेट में पाए जाने वाले कौन है, आपका कार्बन है, सल्फर है, इस तरीके से। तो ये हो गई हम लोगों की 8 आपकी प्रॉपर्टी। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं। 9th प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है कि क्योंकि आपका जो सॉलिड होता है, सॉलिड में आपके जो मतलब पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि वो हैवी होता है, ठीक है। तो हैवी सब्सटेंस होने की वजह से अगर मैं डेंसिटी के बारे में बातचीत करूं, तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की डेंसिटी कैसी होती है, हाई डेंसिटी होती है। और जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स की डेंसिटी कैसी होनी चाहिए थी, लो। बट इनमें भी अगेन एक एक्सेप्शन है, जो तुम लोगों के ये लोग होते हैं ना,
कौन? सोडियम और पोटेशियम। मैं अभी सिंबल लिख रही हूँ, सोडियम यानी कि Na और पोटेशियम यानी कि K। ये वो मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है, ये बहुत ही आपके लाइट मेटल्स हैं। और वैसे ही जो नॉन मेटल्स हैं इनकी डेंसिटी कैसी होनी चाहिए थी? कम होनी चाहिए थी। बट आपके पास अगेन एक ऐसा नॉन मेटल आपके पास है जिसकी डेंसिटी कम होने की बजाय हाई है, और उस महान प्राणी का नाम है आयोडीन। ये सारे एक्सेप्शंस तुम्हें याद करने हैं, इनका चार्ट बना के रखते जाना एक एक जगह, ठीक है। तो ये हो गए मैं 9th प्रॉपर्टी। अच्छा 1 मिनट यार, ये बीच में से कुछ गायब हो गया है, 2 मिनट। ठीक है, तो देखो जरा अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके 10th पॉइंट पे किसका नंबर है? 10th नंबर पे ये है कि जब अगर मैं नॉन मेटल्स मतलब कलर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो जैसे गोल्ड तो सभी ने देखा है, तुम लोगों ने गोल्ड का कलर देखा है कैसा होता है करके, राइट। और उसके बाद तुमने सिल्वर का भी कलर देखा है, राइट, ग्रे कलर। और कॉपर का कलर थोड़ा सा लाल लाल रेडिश टाइप का होता है। लेकिन अगर मैं गोल्ड को छोड़ दूं, मतलब अगर मैं गोल्ड को छोड़ दूं, गोल्ड का कलर कैसा होगा? येलो कलर का होगा। और जो आप लोगों का कॉपर होगा उस कॉपर का कलर कैसा होगा? रेडिश होगा। अगर मैं इन लोगों को छोड़ दूं तो इनके अलावा जितने भी आपके पास रिमेनिंग मेटल्स बचे हैं, ठीक है, जितने भी आपके पास क्या बचे हैं? रिमेनिंग मेटल्स बचे हैं, वो सारे के सारे रिमेनिंग मेटल्स का जो कलर होता है वो क्या होता है? ग्रे होता है, ठीक है। यानी कि आपको मेटल्स के केस में ज़्यादा कलर के वेरिएशन देखने को नहीं मिलेंगे कि कोई नीला है, कोई पीला है, कोई गुलाबी है, ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल्स में आते हैं, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन मेटल्स। तो जो तुम्हारा आपका ये होता है ना, क्या नाम है इसका? फॉस्फोरस, ठीक है। अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूँ तो फॉस्फोरस आपको रेड फॉर्म में भी मिलता है, फॉस्फोरस आपको येलो फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है, और आपको ये ब्लैक फॉर्म में भी मिलता है, नॉट येलो, वाइट फॉर्म में मिलता है, तीनों फॉर्म में मिलता है। देखो ये तीनों उसके कलर्स हैं। जो तुम्हारी क्लोरीन होती है, मैंने क्लोरीन का जो कलर होता है वो कैसा होता है? येलोइश ग्रीन, जैसे आधा कच्चा आधा पक्का नींबू का होता है ना, वैसा येलोइश ग्रीन। ऊपर मैंने तुम्हें ब्रोमीन दिखाई थी, ब्रोमीन का कलर देखो कैसा दिखता है, थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का, ठीक है। सल्फर जो होता है, सल्फर का कलर होता है आपका येलो कलर का। तो यानी कि आपको नॉन मेटल्स के केस में डिफरेंट कलर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन मेटल्स के केस में आपको ये डिफरेंट कलर्स देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये एक आपको डिफरेंस याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं हमारी एक आखिरी प्रॉपर्टी पे, उसके बाद अभी हमारा पार्ट खत्म होता है। और वो आखिरी प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट इसको कंडक्ट करना। अब ये बात तो तुम्हें पता है कि अपने घरों में जितनी भी तारें हैं, बिजली की तारें, सब या तो कॉपर से बनी है या तो सारी की सारी किससे बनी हुई हैं? आपके एल्यूमिनियम से। तो ये इंडिकेट करता है करके कि कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, ठीक है। लेकिन आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बराबर। अब बात आती है हीट की। मान लेते हैं कि गैस में एक खाना बन रहा है, कढ़ाई में कुछ तो रखा हुआ है, आपने जाके सडनली उसको टच कर लिया, हाथ को झटका लगता है। क्यों लगता है झटका? क्योंकि कढ़ाई गर्म थी। कढ़ाई किससे बनी होती है? आयरन से। तो ये इंडिकेट करता है करके कि आयरन ने हीट कंडक्ट की, राइट। लेकिन जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स में आप ये पाओगे कि नॉन मेटल्स एक्चुअल में आपके हीट कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। नॉन मेटल्स आपके हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स हैं। हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के ये लोग कैसे हैं? बैड कंडक्टर्स। मेटल्स आपके हीट भी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, बट नॉन मेटल्स आपका इस तरीके से कंडक्ट नहीं करते। क्या इनमें कोई, ठीक है, ऐसा गद्दार प्राणी है जो हीट कंडक्ट करता है? ठीक है, जो ऐसा कोई गद्दार है क्या जो इस तरीके का काम करता है? तो हाँ, इनमें भी एक है, इनका तुम्हें नाम याद रखना पड़ेगा। जो डायमंड है वो कौन है? एक डायमंड आपके कार्बन का एक फॉर्म है, जिससे हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। वो कार्बन का एक फॉर्म जो कि नॉन मेटल है। डायमंड कौन है? आप लोगों का एक नॉन मेटल।
तो नॉन मेटल होने के बावजूद ये हीट कंडक्ट करता है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, राइट। जो तुम्हारी पेंसिल की लीड है, ठीक है, उस पेंसिल की लीड किससे बनी हुई होती है? ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट भी क्या है? ग्रेफाइट भी आखिर एक कार्बन का फॉर्म है, मतलब ग्रेफाइट भी कौन है? एक नॉन मेटल है। तो ऐसे केस में ये जो ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट भी इलेक्ट्रिसिटी बोलो कंडक्ट करता है। तुम देखना कभी भी जो अपनी पेंसिल होती है, पेंसिल को शार्प करके उसके सामने का जो ग्रे ग्रे कलर का सेल मतलब लीड होता है, उसे भी कभी भी स्विच बोर्ड में ऐसे डालकर कभी स्विच नहीं ऑन करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके आजू बाजू लकड़ी की कोटिंग है तो अच्छी बात है, लेकिन कभी भी किसी लीड को निकाल कर उसके अंदर ऐसे स्विच बोर्ड में ही डालना चाहिए। वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और झटका लगेगा। इवन जो तुम्हारे रिमोट के पीछे में जो सेल होता है, ड्राई सेल, उस ड्राई सेल के अंदर में भी ये ग्रेफाइट होता है, काला काला कलर का, ठीक है। तो इसका मतलब है ग्रेफाइट भी क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है करके, ठीक है। मेटल्स तो हीट भी कंडक्ट करते हैं और आपका करके इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। मेटल्स के केस में हम लोग सिल्वर को क्या कहते हैं? आप लोगों का बेस्ट कंडक्टर है हीट का, मतलब आपके सिल्वर से अच्छा हीट को कंडक्ट कोई कर ही नहीं सकता, इतनी अच्छी इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है। कॉपर भी है, एल्यूमिनियम भी है, आयरन भी है, बट सिल्वर इज़ द बेस्ट। इसीलिए जो हमारे घर के बर्तन होते हैं ना, कुकिंग, ये गिव रीज़न आता है कि आप लोगों के पास जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स को मेटल्स के ही काय को होते हैं। तो उसका रीज़न क्या होगा? क्योंकि वो लोग अपने अंदर से क्या करते हैं? वो लोग हीट कंडक्ट करते हैं। तो हीट कंडक्ट करने की वजह से वो लोग क्या कहते हैं? बेस्ट। लेकिन इन्हीं मेटल्स में आपका जो सबसे पुअरेस्ट का मतलब एकदम गंदा, जो तुम्हारे पास पुअरेस्ट मेटल है, ठीक है, ऐसी सब नोट्स में इंक्लूड करके जाना, ठीक है, जो आपके पास पुअरेस्ट मेटल है हीट कंडक्ट करने वाला, तो वो पुअरेस्ट मेटल जो तुम्हारे पास हीट कंडक्ट करता है, वो एक्चुअल में कौन है? आप लोगों का कौन? एक मिनट होल्ड करो, मैं बातचीत करती हूँ, ठीक है, 2 मिनट होल्ड करो। सॉरी, मुझे थोड़ा सा एक्चुअल में काम आ गया था, ठीक है, अर्जेंट था। तो कहाँ पे थे? देखो हम लोग कि ऐसा कौन सा आपके पास पुअरेस्ट मेटल है, ठीक है, जो अपने अंदर से हीट कंडक्ट करने में बहुत ही गंदा है, तो वो एक्चुअल में है आप लोगों का लेड, ठीक है। लेड का सिंबल होता है पीबी। ये वो लेड नहीं है जो तुम्हारी पेंसिल के अंदर पाया जाता है, राइट। तो वैसे ही लेड के अलावा एक और है जो अच्छा नहीं है, वो है आपका मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी भी अच्छा नहीं होता है। अच्छा, अब अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है तो सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला अगर कोई है तो वो होता है एक्चुअल में आपका सिल्वर। जैसे सिल्वर को एक बेस्ट रिफ्लेक्टर कहते हैं, सिल्वर को एक बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट का खिताब मिला है, वैसे ही सिल्वर को सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहलाता है। सिल्वर के बाद फिर नेक्स्ट नंबर आता है आपके गोल्ड का, फिर आता है एल्यूमिनियम का, और एल्यूमिनियम के बाद आता है टंगस्टन का,
टंगस्टन को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जो अपने घर में पीले पीले बल्ब नहीं आते थे पुराने ज़माने में, वहाँ पे देखो ये यूज़ होता है करके। ठीक है, डन है बराबर। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाला काम फिनिश कर लिया। मेटलॉइड्स के बारे में देखो, मेरा सिर्फ यही कहना है कि वो ऐसी चीज़ें हैं जिन लोगों के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की, दैट्स ऑल। और दूसरी बात, हमारे पास जो आपका नेचर है, माना कि नेचर में नॉन मेटल्स की संख्या कम है एज़ कम्पेयर टू मेटल्स, बट हमारी लाइफ में नॉन मेटल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप इसे 10th स्टैंडर्ड में सीखोगे और उससे ज़्यादा आप इसको हायर स्टैंडर्ड में 12th में सीखोगे। हमारे जो बॉडी के अंदर में जो खाते हैं हम खाना, लाइक प्रोटीन, फैट, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी आप खाते हो, ये ऑलमोस्ट चीज़ें तुम लोगों की कार्बन से बनी होती हैं, एंड कार्बन इज आपका नॉन मेटल, बराबर है। दूसरा जो एक और नॉन मेटल हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, वो होता है ऑक्सीजन। अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो तुम खुद सोचो क्या होगा, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। जो हमारे घर में गैस में खाना पकता है, आग जलती है, याद है तुम्हें कि ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कंबशन नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली 10th में अपन लोग एक रेस्पिरेशन वाला फेनोमेनॉन पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है, जो हम खाना खाते हैं ना, उससे हमारी बॉडी को एनर्जी ना मिलती है। जो हम जब सांस लेते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है, तो वो उस खाने को क्या करती है, एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो बोलो कहाँ से खाना खा तो लिया है, बट एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी नहीं मिलेगी तो लाइफ आगे कैसे प्रोसीड करेगी। तो इस तरीके से कैसा मेटल्स और नॉन मेटल्स हमारी लाइफ में इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि नॉन मेटल्स की क्वांटिटी कम है तो नॉन मेटल्स इंपॉर्टेंट नहीं है करके। ठीक है, तो ऐसे ही देखो, एक छोटा सा मैंने डिस्टिंग्विश रेडी किया है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। जैसे कि मेटल्स लश्चरस होते हैं, चमक होता है, नॉन मेटल्स डल होते हैं। ठीक है, और मेटल्स आपके गुड कंडक्टर हैं, हीट इलेक्ट्रिसिटी दोनों के। नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर हैं। जो आपके मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, उनकी डेंसिटी सब हाई है, बाकियों में एकदम कम है। मेटल्स मेलिएबल है, नॉन मेटल मेलिएबल भी नहीं है, डक्टाइल भी नहीं है। ठीक है, मेटल्स यूजुअली सॉलिड होते हैं सिवाय आपके मर्क्यूरी को छोड़कर, और जो आप लोगों के ये क्या कहते हैं नॉन मेटल्स होते हैं, ये सॉलिड लिक्विड गैस सब होते हैं। मेटल सोनोरस होते हैं, नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते हैं। ठीक है, और ओपेक का मतलब मेरे हिसाब से तुम्हें पता है। ओपेक मतलब जिसके आप आर पार नहीं देख पाओ। जैसे अगर तुम एक लोहे की शीट पकड़ के खड़े हो जाओगे और तुम्हारा दोस्त उस लोहे की शीट के पीछे खड़ा होगा, तो क्या तुम उस चीज दोस्त को देख पाओगे क्या? ऑब्वियसली नहीं। तो यानी कि आप ट्रांसपेरेंट नहीं, कांच के जैसा आर पार नहीं देख सकते। तो मेटल्स ओपेक होते हैं, चाहे आप उनकी कितनी भी पतली शीट क्यों ना कर लो, राइट। तो ये एक छोटा सा डिस्टिंग्विश था। प्रॉपर डिस्टिंग्विश तो मैं तुम्हें सब नोट्स वगैरह बना के दूंगी, बट इसमें जो ये एक्सेप्शंस है ना, ये एक्सेप्शंस कैसे आपको याद करने हैं, इनमें कोई लापरवाही आपको नहीं बरतनी है, राइट। एंड अभी हम लोग इस टॉपिक को ओवर करते हैं फिर। तो जिस तरीके से हम लोगों ने कल क्लासिफिकेशन पढ़ा था यहाँ टॉप पे कि मैटर प्योर इम्प्योर होता है, प्योर में एलिमेंट और कंपाउंड्स होते हैं, और एलिमेंट्स जो होते हैं उनका फर्दर क्लासिफिकेशन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो कल एक्चुअल में हम जो पार्ट पढ़ेंगे वो मिक्सचर का पढ़ेंगे, कंपाउंड वाला अभी नहीं पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग जो कल पार्ट पढ़ेंगे वो मिक्सचर पढ़ेंगे। मिक्सचर को किस तरीके से मतलब क्लासीफाई किया गया है, मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, और फिर मिक्सचर के बाद हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड जाएंगे, या फिर जो भी केस हो, पहले कंपाउंड फिर मिक्सचर, कैसा भी पढ़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो भी हो पहले कंपाउंड या मिक्सचर या कंपाउंड, ठीक है, उस चीज़ को स्टडी करेंगे। एंड तुम्हारा अभी धीरे धीरे जो ये बन रहे हैं नोट्स, अगर तुम लोगों के पास एस चांद है तो उसे रीड करो, और अगर नहीं है तो कोशिश करना कि अपने सीनियर से वो चीज़ अरेंज कर पाओ केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। वैसे ही सेम फिजिक्स एंड बायो के लिए भी है, राइट। ओके, तो फिर अभी के लिए ओवर करते हैं अपन लोग।